नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रजापत मेरे YouTube और टेलीग्राम चैनल में आप सभी का अभिनंदन व स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं प्राचीन राजस्थान का इतिहास। आरएएस तक की भर्तियों में पढ़ रहे हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस, महिला सुपरवाइजर, रोडवेज विभाग और एलडीसी। इन सभी भर्तियों में, राजस्थान से संबंधित सभी भर्तियों में उपयोगी वीडियो शामिल होंगे। कृपया आप देखते रहें और नोट्स बनाते रहे साथ साथ में। दोस्तों, अपन जो पढ़ रहे हैं आप ध्यान रखें। अब जो अपन ने पढ़ लिया है, यानी राजस्थान इतिहास का परिचय जो जाना था, उसके बाद में पुरातात्विक स्थल जो अपन पढ़े हैं, उसके बाद में सिक्के पढ़े हैं जिसके अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा गया था। उसके बाद में अपन शिलालेख ले रखे हैं, शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा गया है। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा बिजोलिया शिलालेख को लेकर। किसको? बिजोलिया शिलालेख। आज का अपना कौन सा टॉपिक होगा दोस्तों? बिजोलिया शिलालेख। तो ध्यान रहे, आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों बिजोलिया शिलालेख पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बिजोलिया शिलालेख पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बिजोलिया शिलालेख, सबसे पहले इसका परिचय जानते हैं। बिजोलिया शिलालेख बिजोलिया गांव भीलवाड़ा में है। बिजोलिया शिलालेख बिजोलिया गांव भीलवाड़ा में है और ये पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। यहाँ पर एक पार्श्वनाथ जैन मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर की दीवार पर ये शिलालेख लगा हुआ है। तो आप इसके साथ साथ में मेरे साथ में बिजोलिया शिलालेख पार्श्वनाथ जैन मंदिर की दीवार से प्राप्त किया गया था। 5 फरवरी 1170 को जैन मुनि श्रावक लोलक ने इस शिलालेख को लिखवाया था और लिखने वाला एक लेखक था जिसका नाम था गुणभद्र। और लिखने वाला, जैसे मतलब लेखक तो था गुणभद्र और लिखने वाला था कायस्थ केशव के नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों, इस शिलालेख में 93 पद्य लेख संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जिन्हें अपन दिगंबर लेख भी कह सकते हैं। जिन्हें अपन क्या कह सकते हैं? दिगंबर लेख भी कह सकते हैं। और इस शिलालेख के अनुसार यहाँ की आसपास के क्षेत्र की भूमि को डोहली कहा जाता है। यानी इस शिलालेख में ग्राम सभा या ग्राम के समूह की इकाई को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रतिगण कहा जाता है। और इसमें अधिकारी को महत्तम कहा जाता है या फिर अपन पारिग्राही मान सकते हैं। इसी शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कि सांबर व अजमेर के चौहानों को विप्रवत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर व अजमेर के चौहानों को विप्रवत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। दोस्तों, इसमें सांबर व अजमेर के चौहानों की वंशावली का उल्लेख मिलता है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ही सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने, चौहान वंश के संस्थापक जो हैं, जिन्होंने चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में की थी। यानी बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान हुए हैं, जिन्होंने चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में की थी। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जयपुर में बनी सांबर झील का निर्माण भी वासुदेव चौहान ने किया था। और यहाँ से उल्लेख मिलता है दोस्तों कि बिजोलिया शिलालेख में जैसे भीनमाल को श्रीमाल, ये शब्द जो कहे गए, भीनमाल को श्रीमाल, जालोर को जालिपुर, दिल्ली को दिल्लिका, मंडोर को मांडव्यपुर, इस प्रकार से जो शब्दों का, नागौर को अहिछत्रपुर और नागदा को नागद्रह और इसको बिजोलिया को विद्यांचली, इस प्रकार से नामों का उल्लेख मिलने वाला एक शिलालेख कौन सा है दोस्तों? एकमात्र शिलालेख अपन कह सकते हैं बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में। आइए पहले समझते हैं और उसके बाद में अपन नोट्स बनाते हैं। पहले थोड़ी सी बात इसको समझेंगे। यानी दोस्तों, बिजोलिया गांव पड़ता है भीलवाड़ा में। इस प्रकार का एक मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? इस प्रकार का एक मंदिर बना हुआ है। समझते रहिए आप। ये जो मंदिर बना है दोस्तों, ये किसका है? पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। कौन सा जैन मंदिर है? पार्श्वनाथ। कौन सा मंदिर? पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। इस मंदिर कहते हैं कि बिजोलिया शिलालेख इस मंदिर की दीवार पर, आप देखो साहब, यहाँ लगा हुआ है। ये कौन सा शिलालेख है? बिजोलिया शिलालेख है। दोस्तों, जो पार्श्वनाथ जैन मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर पर कहते हैं 5 फरवरी, कब? 5 फरवरी 1170 को एक यहाँ पर जैन मुनि रहता था, उसका नाम था जैन मुनि। दोस्तों याद रखें, जैन मुनि श्रावक लोलक ने इस शिलालेख को लिखवाया था। और दोस्तों, इस शिलालेख के लेखक की यदि बात करते हैं तो कहेंगे गुणभद्र। इस शिलालेख के लेखक कौन है? गुणभद्र। यदि दोस्तों लिखने वाले की बात करते हैं तो इसमें कहेंगे कायस्थ केशव। क्या कहेंगे? कायस्थ केशव। इस प्रकार से दोस्तों इस शिलालेख के अनुसार अपने को जानकारी मिलती है। यहाँ की जो दोस्तों भूमि हुआ करती थी, भूमि को कहते थे डोहली। क्या कहते थे? यहाँ की भूमि को क्या कहते थे? डोहली कहा जाता था। इसी शिलालेख में 93 पद्य लेख लिखे हैं। कितने लिखे गए हैं? 93 संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? क्या लिखे हैं? पद्य लेख लिखे हैं। और इन्हें कौन से लेख कहा जाता है दोस्तों? दिगंबर लेख कह सकते हैं।
दिगंबर लेख कह सकते हैं। तो ध्यान रहे दिगंबर लेख कह सकते हैं। यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं इस शिलालेख के अनुसार जो सांबर झील है, सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना कब की थी? 551 ईस्वी में की थी दोस्तों। यानी इसी शिलालेख के अनुसार अपन ये कह सकते हैं जो दिल्ली है, दिल्ली को कहा जाता था दिल्ली का, क्या कहा जाता था? दिल्ली का कहा जाता था। और जो जालौर है, जालौर को कहा जाता था जालिबपुर। और इस प्रकार नागदा को जालिबपुर, जालिबपुर। इस प्रकार से जो अपन आगे मैं आपको लिखवाऊंगा उसमें बताऊंगा जालौर को जालिबपुर, नागदा को नागध्र, और इस बिजोलिया को विद्यांचली, और अक्षत्रपुर यानी नागौर को, इस प्रकार के शब्दों का यहाँ से उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों आइए मेरे साथ में कॉपी ले लीजिए साथ साथ में और नोट करते रहना। अब मैं आपको नोट करवाता हूं किस प्रकार से लिखना है। दोस्तों थोड़ा शिलालेख है, थोड़े से कठिन है, इनमें अपन शॉर्ट ही चलते हैं। देखो दोस्तों इस प्रकार से मैं इसके दो पार्टीशन कर लेता हूं, दोनों साइड में चलेंगे अपन, आप लिखते रहना। यानी सबसे पहले यहीं से अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्थान की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? अपन लिखेंगे स्थान। क्या लिखेंगे? स्थान। स्थान में लिखेंगे दोस्तों बिजोलिया गांव भीलवाड़ा। स्थान में लिखेंगे बिजोलिया, बिजोलिया गांव भीलवाड़ा की पार्श्वनाथ जैन मंदिर, जैन मंदिर में मिला। क्या मिला? बिजोलिया शिलालेख मिला। नेक्स्ट लिखेंगे बिजोलिया गांव भीलवाड़ा के पार्श्वनाथ जैन मंदिर से मिला था। कौन मिला था? बिजोलिया शिलालेख मिला था। इस मंदिर की स्मृति में, नेक्स्ट बात लिखेंगे, इस मंदिर की स्मृति में, स्मृति में जैन मुनि श्रावक लोलक ने 5 फरवरी 1170 को लिखवाया। लेखक लिखेंगे और एक लिखेंगे लिखने वाला। तो दोस्तों ध्यान रहे स्थान लिख दिया बिजोलिया गांव, कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। कौन से मंदिर से मिला है? पार्श्वनाथ जैन मंदिर से मिला है। इस मंदिर की स्मृति में एक जैन मुनि है, उसका नाम है श्रावक लोलक ने कब लिखवाया था? 5 फरवरी 1170 को। लेखक है दोस्तों गुणभद्र। कौन है? लेखक लिखेंगे गुणभद्र और लिखने वाला लिखेंगे कायस्थ केशव, कायस्थ केशव। अब दोस्तों आगे जो लिखेंगे वो लिखेंगे अपन इसी शिलालेख के बारे में लिखेंगे 93, इससे 93 पद्य लेख संस्कृत भाषा में मिले। इससे 93 पद्य लेख संस्कृत भाषा में मिले, जिन्हें दिगंबर लेख भी कहा जाता है। जिन्हें इसे 93 पद्य लेख संस्कृत भाषा में लिखे मिले, जिन्हें क्या कहा जाता है? दिगंबर लेख कहा जाता है। दोस्तों इसमें भूमि को, यानी किसमें? बिजोलिया शिलालेख में भूमि को डोहली कहा गया है। आगे लिखेंगे इसमें भूमि को डोहली कहा है। इसमें भूमि को क्या कहा है? डोहली कहा है। आप साथ साथ में नोट करते रहें दोस्तों। और इसमें ग्राम समूह की बड़ी इकाई को, इसमें ग्राम समूह की बड़ी इकाई को प्रतिगण कहा है।
ग्राम समय की बड़ी इकाई को क्या कहा गया है? प्रतिगण कहा गया है। इसमें अधिकारी को महत्तम या फिर पारिग्रह कहा गया है। अधिकारी को महत्तम या पारिग्रह कहा है। दोस्तों नेक्स्ट बात लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसको रेड पेन से लिखता हूं। यानी इसमें सांबर व अजमेर के चौहानों को विप्र वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया है। इसमें सांबर व अजमेर के चौहानों को विप्र वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें चौहानों को विप्र वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है? इस बात को बहुत ही बढ़िया तरीके से आप नोट रखें और याद रखें कि ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें चौहानों को विप्र वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। तो कहेंगे कौन सा शिलालेख है? बिजोलिया शिलालेख है। कहां पर है? भीलवाड़ा में है। दोस्तों नेक्स्ट कहेंगे, इसमें सांबर व अजमेर के चौहानों की वंशावली की जानकारी मिलती है। इसमें साथ साथ में नोट करते रहे, सांबर व अजमेर के चौहानों की वंशावली की जानकारी मिलती है। दोस्तों ध्यान रहे ये बात अपने को कहां से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख। एक बार फिर से रिपीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्थान बिजोलिया गांव भीलवाड़ा पार्श्वनाथ जैन मंदिर से मिला था। इस मंदिर की स्मृति में जैन मुनि श्रावक लोलक ने 5 फरवरी 1170 को यह शिलालेख लिखवाया था। लिखने वाला लेखक कौन था? गुणभद्र। लिखने वाला कौन था? कायस्थ केशव। इसमें 93 पद्य लेख संस्कृत भाषा में, कितने पद्य लेख? संस्कृत भाषा में लिखे हैं 93 पद्य लेख, जिन्हें क्या कहा गया है? दिगंबर लेख कहा गया है। इसमें भूमि को डोहली कहा गया, ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान में रखें। और इसमें ग्राम सभा के समूह की बड़ी इकाई को क्या कहा गया है? प्रतिगण कहा गया है। इसमें अधिकारी को क्या कहा गया है? महत्तम या पारिग्रह कहा गया है। और इसमें सांबर व अजमेर के चौहानों को विप्र वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। और इसमें सांबर व अजमेर के चौहानों की वंशावली की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा दोस्तों स्क्रीनशॉट? आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अपन बात करेंगे जो चौहान वंश के संस्थापक हुए हैं वासुदेव चौहान। इसी शिलालेख के अनुसार बात करते हैं कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान को माना गया है। ये बात ही लिखेंगे। नेक्स्ट बात में ये लिखेंगे, बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा के अनुसार चौहान वंश के संस्थापक, बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा के अनुसार चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान को माना है, जिन्होंने 551 ईस्वी में चौहान वंश की नींव रखी, जिन्होंने चौहान वंश की नींव रखी। और वासुदेव चौहान को ही इस लेख के अनुसार सांबर झील जयपुर, सांबर झील के
निर्माता माना है। दोस्तों ध्यान रहे सांबर झील, इसमें अपने देश का 8.7% नमक उत्पादन होता है। राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। सांबर झील कहां पर है? जयपुर में। दोस्तों पढ़िएगा, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार भीलवाड़ा, बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा के अनुसार चौहान वंश, कौन सा वंश? चौहान वंश के संस्थापक किसे माना है? वासुदेव चौहान को माना है, जिन्होंने 551 ईस्वी में क्या कर दी थी? चौहान वंश की नींव रखी थी। और वासुदेव चौहान ने इस लेख के अनुसार सांबर झील की क्या माना जाता है दोस्तों? निर्माता माना जाता है। ऐसी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। नेक्स्ट बात दोस्तों, एक बात और करेंगे कि इसी शिलालेख में मेवाड़ के पूर्वी भाग में बहने वाली कुटिला नदी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट लिखेंगे, इस लेख में मेवाड़ के पूर्वी भाग में बहने वाले कुटिला नदी का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ध्यान रहे, इसी लेख के में मेवाड़ के पूर्वी भाग में बहने वाली एक नदी है कुटिला नदी। कुटिला नदी का ही क्या मिलता है? जानकारी मिलता है। यानी मेवाड़ के पूर्वी भाग में बहने वाली कुटिला नदी का उल्लेख किस शिलालेख के अनुसार मिलता है दोस्तों? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार मिलता है। दोस्तों आगे बात करेंगे, चौहानों की जो राजधानी हुआ करती थी वो अहि छतरपुर नागौर हुआ करती थी। प्रारंभिक राजधानी की बात करें, यानी प्रारंभिक राजधानी अहि छतरपुर नागौर थी। उसके बाद में जयपुर को मिलाने के बाद में राजधानी जयपुर हो गई थी, शाकंभरी हो गई थी, यानी जयपुर हो गई थी। अपन ये बात कह सकते हैं। इसी शिलालेख में अपन नेक्स्ट बात लिखेंगे दोस्तों, एक बात वेरी इंपॉर्टेंट बात और भी लिखेंगे। इस शिलालेख में भीनमाल को श्रीमाल, अब दोस्तों मैं प्लस का चिन्ह लगा रहा हूं, आप वैसे समझ लेना। भीनमाल को श्रीमाल, जालोर को जालीपुर, जालोर को जालिबपुर, प्लस बिजोलिया को क्या कहा गया? विंध्याचली, दिल्ली को दिल्ली का, नागौर को अहि छतरपुर, प्लस मंडोर जो जोधपुर में, मंडोर को मांडव्यपुर, मंडलपुर भी मिलता है दोस्तों इसका, मांडव्यपुर। नागदा उदयपुर में पड़ता है, नागदा को नागद्रह, नागदा को क्या मिलता है दोस्तों? इस प्रकार से नामों का यहाँ पर उल्लेख अपने को मिलता है। यानी जो सांबर था, सांबर को शाकंभरी, ये जो नाम मिलते हैं दोस्तों, ये कहां से मिलते हैं अपने को? ये अपने को मिलते हैं बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। शाकंभरी आदि नामों की जानकारी। दोस्तों अब जो आपको ध्यान रहे, मैंने लिखा है बिजोलिया शिलालेख, इसको एक बार देख लेते हैं। बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा के अनुसार चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान को माना है, जिन्होंने 551 ईस्वी में चौहान वंश की नींव रख दी थी। वासुदेव चौहान ने इस लेख के अनुसार सांबर झील के निर्माता माना है। और इस लेख में मेवाड़ के पूर्वी भाग में बहने वाली कुटिला नदी का उल्लेख मिलता है। इस शिलालेख में भीनमाल को श्रीमाल, और भीनमाल को क्या कहा गया दोस्तों? भीनमाल को श्रीमाल, जालोर को जालीपुर, बिजोलिया को विंध्याचली, दिल्ली को दिल्लिका, नागौर को अहि छतरपुर, मंडोर को मांडव्यपुर, नागदा को नागद्रह, सांबर को शाकंभरी आदि नामों का उल्लेख कौन से शिलालेख के अनुसार मिलता है? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार मिलता है दोस्तों। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं।
ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगली जो प्रशस्ति की अपन बात करेंगे, यस, वो अपने पास में है एकलिंगनाथ प्रशस्ति। अगली कौन सी प्रशस्ति होगी अपने पास में? एकलिंगनाथ प्रशस्ति। एकलिंगनाथ प्रशस्ति की हम अब बात करेंगे। इसमें दोस्तों थोड़ी सी कहानी टाइप में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि एकलिंगनाथ प्रशस्ति के बारे में। एकलिंगनाथ जो प्रशस्ति है कैलाशपुरी गांव उदयपुर में है। एकलिंगनाथ प्रशस्ति है जो कैलाशपुरी गांव उदयपुर में है। भाषा संस्कृत है और लेखक इसके महेश भट्ट है। भाषा संस्कृत है और लेखक कौन है? महेश भट्ट की जानकारी मिलता है। यहाँ पर एक मंदिर बना है भगवान शिव का। यहाँ पर क्या बना है दोस्तों? एक मंदिर बनाता हूं, ये लो सा, ये एक मंदिर बना है। और कहां पर बना है ये मंदिर, ये समझिएगा आप। यानी यहाँ पर एक मंदिर बना है दोस्तों। इस मंदिर के अंदर ये जो मंदिर है ये कौन से गांव में बना है? कैलाशपुरी में बना है। कौन से गांव में बना है? कैलाशपुरी गांव में बना है। और ये कैलाशपुरी गांव दोस्तों है कहां पर? उदयपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। समझिएगा आप। इस मंदिर के अंदर दोस्तों शिवलिंग लगा है। इस मंदिर के अंदर क्या लगा है? शिवलिंग लगा है। इस प्रकार से दोस्तों इस मंदिर के अंदर शिवलिंग लगा है, यानी 4 मुंह वाला शिवलिंग लगा है। 4 मुंह वाला क्या लगा है? शिवलिंग। इस शिवलिंग को चतुर्मुख कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? चतुर्मुख शिवलिंग कहा गया। ये राजस्थान में सबसे बड़ा मंदिर है। राजस्थान का भगवान शिव की यदि बात करें, राजस्थान का यदि शिव मंदिर की बात करें तो सबसे बड़ा मंदिर है एकलिंगनाथ। सबसे बड़ा मंदिर है कौन सा? एकलिंगनाथ जी का मंदिर। कहां पर है दोस्तों? एकलिंगनाथ जी के मंदिर है, वो शिव जी के मंदिर है। तो ये कैलाशपुरी गांव उदयपुर में चौमुखा शिवलिंग मंदिर है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है, शिव मंदिर माना जाता है। तो दोस्तों इसी के अनुसार अपन ये कह सकते हैं, इस मंदिर का जो निर्माण होता है, ये निर्माण बप्पा रावल करवाता है। कौन करवाता है? बप्पा रावल करवाता है। और इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाता है महाराणा कुंभा के पुत्र महाराणा रायमल जो है वो इस मंदिर का पुनर्निर्माण करते हैं। तो अपन दोनों बात करते हैं, यानी निर्माण तो कौन करवाता है? निर्माण तो करवाता है दोस्तों बप्पा रावल। बप्पा रावल की अपन चर्चा करेंगे। बप्पा रावल। और पुनर्निर्माण की यदि दोस्तों बात करें तो महाराणा रायमल जो है, ये किसके पुत्र थे? रायमल कुंभा के पुत्र थे। महाराणा कुंभा के पुत्र थे और पुनर्निर्माण महाराणा रायमल ने करवाया था, ऐसी जानकारी मिलती है दोस्तों। अपन इसके अनुसार ये कह सकते हैं, कहावत है बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल जो है, बप्पा रावल के बारे में कहावत है कि बप्पा रावल जो थे वो लगभग 35 हाथ, इस प्रकार जो 35 हाथ की धोती राखे करता। बप्पा रावल की 35 हाथ की धोती है। कहावत के अनुसार 17 हाथ का सापा है। 17 हाथ का ये तो थी दोस्तों कहावत के अनुसार धोती, और ये थी सापा। और 32 मण की खड़ग राखे करता। 32 मण की भालो राखे करता, खड़ग राखे करता। और कहते हैं कि मतलब इसकी कहावत ही बड़ी अजीब है। 40 लीटर दूध पिए करता, 4 बकरा एक संग खाए करता। इतनी इसकी कहावत एक किंवदंती के अनुसार मिलता है दोस्तों। इतना ऐसे अपन मानते हैं तो ये चीज संभव नहीं नजर आती, लेकिन क्या पता होता ही होगा, हम तो थे नहीं। 35 हाथ की धोती, 17 हाथ का सापा, 32 मण की खड़ग और 40 लीटर दूध और 4 बकरा एक साथ खाया करता। ये मतलब आदमी हो कि ये चीज को ठाक होनी है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक हो। यानी कहते हैं ना कि उड़ान भरने के लिए पंखों की जरूरत नहीं होती, उड़ान भरने के लिए दिल में हौसला ही बड़ा काफी होता है। तो दोस्तों इसके आगे जो अपन जो करंट की बात करते हैं, तो करंट में 10 अप्रैल 2018 को वसुंधरा राजे ने बप्पा रावल पेनोरमा का उद्घाटन कहां पर किया था? उदयपुर के अंदर किया था। और यहाँ पर 15 फुट ऊंचाई पर एक घोड़े की प्रतिमा बप्पा रावल की स्थापित करवाई थी, ऐसी जानकारी भी मिलती है। यानी 10 अप्रैल 2018 को वसुंधरा राजे सिंधिया ने बप्पा रावल पेनोरमा का उद्घाटन उदयपुर में किया था और 15 फुट ऊंची घोड़े पर सवार बप्पा रावल की एक मूर्ति स्थापित करवाई थी। दोस्तों इसमें यदि अपन जानकारी की बात करते हैं, बप्पा रावल जो था, बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टल भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टल भी कहा जाता था बप्पा रावल को। दोस्तों यहां से अपने को जानकारी क्या क्या मिलती है, इसमें बप्पा रावल के संन्यास लेने का उल्लेख मिलता है। एकलिंगनाथ प्रशस्ति वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें बप्पा रावल को संन्यास लेने का उल्लेख है। ऐसी कौन सी प्रशस्ति है जिसमें बप्पा रावल के संन्यास लेने का उल्लेख मिलता है? कहेंगे एकलिंगनाथ प्रशस्ति। इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो कहेंगे महेश भट्ट। कौन है? महेश भट्ट। तो एकलिंगनाथ प्रशस्ति में बप्पा रावल के संन्यास लेने का उल्लेख मिलता है। लगभग 39 वर्ष की उम्र में 17
1753 ईस्वी में इन्होंने क्या ले लिया था, संन्यास ले लिया था। दोस्तों उल्लेख मिलता है कि इसमें बप्पा रावल से लेकर महाराणा रायमल तक की जानकारी का उल्लेख मिलता है। एकलिंग नाथ प्रशस्ति में बप्पा रावल से लेकर महाराणा रायमल तक की जानकारी का उल्लेख मिलता है। और यह जो यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर पाशुपात व लकुलिश संप्रदाय का माना जाता है। यहाँ पर जो मंदिर बना है, इस भगवान शिव के मंदिर को पाशुपात या लकुलिश संप्रदाय का माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि बप्पा रावल के गुरु हुआ करते थे हारित ऋषि। हारित बचपन का जीवन जो है बप्पा रावल ने हारित ऋषि के पास में गुजारा था, जिस कारण से कहते हैं कि यहाँ पर बप्पा रावल के गुरु पाशुपात संप्रदाय से विलोम करते थे। तो यहाँ बने मंदिरों पर शैली भी कौन सी मिल रही है? पाशुपात या लकुलिश संप्रदाय का इस मंदिर को माना जाता है। दोस्तों जो बप्पा रावल था, बचपन के अंदर इसके पिता थे महेंद्र सेकंड, और महेंद्र सेकंड की जब महेंद्र सेकंड ने जब भीलों से कर लिया था, तो भीलों ने गुस्से में आकर महेंद्र सेकंड की हत्या कर दी थी। और वहां से बप्पा रावल भागकर हरित ऋषि के आश्रम में आ गया था। यहाँ पर गाय चराने का काम करता था। और अपन ने बप्पा रावल के बारे में पढ़ा है कि हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल को भगवान शिव के दर्शन हुए थे। एकमात्र शासक है जिन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए थे। दोस्तों उल्लेख मिलता है कि हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल ने वापस पुनः राजा मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ दुर्ग की प्राप्ति की थी। और उल्लेख मिलता है कि बप्पा रावल ने 39 वर्ष यानी 39 वर्ष की उम्र में 753 ईस्वी में बप्पा रावल ने संन्यास ले लिया था। ये जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। तो आइए मेरे साथ में कैलाशपुरी गांव की अपन बात करते हैं और एकलिंग नाथ प्रशस्ति की अपन बात करते हैं। किस प्रकार से लिखते हैं देखना। एकलिंग नाथ प्रशस्ति में वैसे तो दोस्तों अपने को बप्पा रावल की जानकारी मिलती है, इस प्रकार से अपन नोट कर लेंगे। और अब मेरे साथ साथ में आप साथ साथ में नोट करते रहिए। दोस्तों जो अपन पढ़ रहे हैं, सबसे पहले देखें स्थान, भाषा, लेखक। देखेंगे स्थान। स्थान में लिखेंगे अपन, यह है कैलाशपुरी गांव। यह है कैलाशपुरी गांव। कैलाशपुरी गांव दोस्तों कहाँ पड़ता है? उदयपुर के अंदर पड़ता है। कैलाशपुरी गांव के भगवान शिव के चतुर्मुखी शिवलिंग मंदिर से प्राप्त किया, जो राजस्थान का सबसे बड़ा शिव मंदिर है। कह सकते हैं दोस्तों स्थान की यदि बात करें तो एक गांव पड़ता है, उसका नाम है कैलाशपुरी। कहां पड़ता है? उदयपुर में। भगवान शिव के मंदिर से प्राप्त किया गया है। और शिव का कौन सा मंदिर है? चतुर्मुखी शिवलिंग मंदिर से प्राप्त किया गया है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों एक दोस्तों यानी यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, एक चीज नोट लगा के भी लिख सकते हैं। और वैसे अब सबसे पहले अपन लेखक की बात कर लेते हैं। यानी लेखक कौन थे दोस्तों? महेश भट्ट। लिखेंगे लेखक का नाम, लिखेंगे महेश भट्ट। एकलिंग नाथ प्रशस्ति किसने लिखी थी? महेश भट्ट। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं भाषा। भाषा कौन सी है दोस्तों? संस्कृत भाषा है। भाषा कौन सी है दोस्तों? संस्कृत भाषा है। और यहाँ पर नेक्स्ट एक बात और लिखेंगे कि चतुर्मुख शिवलिंग मंदिर का निर्माण, चतुर्मुख शिवलिंग मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया तथा इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? महाराणा रायमल ने करवाया। दोस्तों ध्यान रहे आपको कि महाराणा रायमल जो थे ये महाराणा कुंभा के पुत्र थे। महाराणा रायमल महाराणा कुंभा के पुत्र थे। तो आपको ध्यान रहे, यदि पूछे लेखक तो कहेंगे महेश भट्ट, भाषा पूछे तो कहेंगे संस्कृत। चतुर्मुख शिवलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था। पुनर्निर्माण किसने करवाया था? महाराणा रायमल ने इसका क्या करवाया था दोस्तों? पुनर्निर्माण करवाया था। अब दोस्तों इसमें और जानकारी देखते हैं। इसमें बप्पा रावल
कि बप्पा रावल के संन्यास लेने का उल्लेख मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, इस प्रशस्ति में बप्पा रावल की संन्यास लेने का उल्लेख, संन्यास लेने का या लेने की जानकारी, लगभग दोस्तों 39 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या ले लिया था, संन्यास ले लिया था। कितने वर्ष की उम्र में ले लिया था, 39 वर्ष की उम्र में। यानी इस प्रशस्ति में बप्पा रावल के वेरी इंपॉर्टेंट बात, कौन सी बात, संन्यास लेने की जानकारी मिलती है लगभग 39 वर्ष की उम्र में। यानी 753 ईस्वी के लगभग इन्होंने क्या ले लिया था, संन्यास ले लिया था। इसमें बप्पा रावल से लेकर महाराणा रायमल तक की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट लिखेंगे, इसमें बप्पा रावल से लेकर महाराणा रायमल तक की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ध्यान रहे कि एकलिंगनाथ प्रशस्ति में बप्पा रावल से लेकर महाराणा रायमल तक की क्या मिलती है, हमें जानकारी मिलती है। और नेक्स्ट लिखेंगे, यहां बने मंदिर या बप्पा रावल द्वारा निर्मित चतुर्मुख शिवलिंग मंदिर, बप्पा रावल द्वारा निर्मित चतुर्मुख शिवलिंग मंदिर, चतुर्मुख शिवलिंग मंदिर, शिवलिंग मंदिर पाशुपात, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, पाशुपात या लकुलिश, लकुलिश संप्रदाय, संप्रदाय का माना गया। तो ध्यान रहे दोस्तों, एक बात और लिख देंगे, बप्पा रावल के गुरु हारित ऋषि थे, हारित ऋषि थे, लिख दिया। एक बात और लिख देंगे, बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था। ये देखो दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बप्पा रावल द्वारा निर्मित चतुर्मुख शिवलिंग मंदिर कौन सी संप्रदाय का है, पाशुपात या लकुलिश संप्रदाय का है। बप्पा रावल के गुरु कौन थे दोस्तों, हारित ऋषि थे। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था दोस्तों, कालभोज था। तो मेरे साथ में आइए एक बार फिर से इनकी रिपीट करते हैं। पढ़ रहे हैं दोस्तों एकलिंगनाथ प्रशस्ति, कौन सी प्रशस्ति पढ़ रहे हैं, एकलिंगनाथ प्रशस्ति, जो कैलाशपुरी गांव उदयपुर में है, भाषा संस्कृत है और लेखक इसका कौन है, महेश भट्ट है। स्थान कैलाशपुरी गांव उदयपुर, भगवान शिव के चतुर्मुखी शिवलिंग मंदिर से प्राप्त है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा शिवलिंग मंदिर है। कहाँ, एकलिंगनाथ में। लेखक है महेश भट्ट, भाषा है संस्कृत और चतुर्मुखी शिवलिंग मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था तथा इसका पुनर्निर्माण महाराणा रायमल ने करवाया था। इस प्रशस्ति में बप्पा रावल के संन्यास लेने की उल्लेख मिलता है लगभग 39 वर्ष उम्र में 753 ईस्वी में। इसमें बप्पा रावल से लेकर महाराणा रायमल तक की जानकारी मिलती है। बप्पा रावल द्वारा निर्मित चतुर्मुखी शिवलिंग मंदिर पाशुपात या लकुलिश संप्रदाय का माना गया है। बप्पा रावल के गुरु हारित ऋषि हुआ करते थे। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था दोस्तों, कालभोज था। याद रहे ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें ये बात भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये बात भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये चीज यहां से नोट करनी है कि एकलिंगनाथ प्रशस्ति कहां से विलोम करती है दोस्तों, तो कहेंगे कैलाशपुरी गांव उदयपुर से विलोम करती है। तो यहां से ये बात, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ले लिया हुआ दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं, अगली प्रशस्ति की बात करते हैं। आगे दोस्तों अपन देखते हैं, अपने पास में एक अगली प्रशस्ति आ रही है, रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति, ध्यान रहे रणकपुर प्रशस्ति की बात करते हैं। सबसे पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं।
देखो दोस्तों एक बात लिख लेते हैं, रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी की मानी गई है। रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी की मानी गई है। अब दोस्तों रणकपुर प्रशस्ति है कहाँ? देखो दोस्तों चौमुखा जैन मंदिर की दीवार पर लगी हुई है। चार मुंह वाला एक जैन मंदिर है जो अपन कह सकते हैं सादड़ी पाली में है। कहाँ पर है? सादड़ी पाली में। सादड़ी वैसे दोस्तों कई हैं, प्रतापगढ़ में भी है छोटी सादड़ी वगैरह, बांसवाड़ा में भी है। यानी सादड़ी पाली के अंदर अपन ये कहते हैं चौमुखा जैन मंदिर। यानी ये जो मंदिर बना है इसके ऊपर दोस्तों एक विशेषता है इसकी, ये जो चौमुखा जैन मंदिर यानी चार मुंह वाला मंदिर जो बना है, इधर भी मंदिर है, इधर भी इसका गेट है, इधर भी गेट है और इधर भी गेट है और इसके पीछे की तरफ भी गेट है। तो यानी ये जो मंदिर बना है, इस मंदिर में टोटल दोस्तों अपन कह सकते हैं 14 इस प्रकार जो पिलर लगे हुए हैं। यानी टोटल कितने पिलर लगे हुए हैं? 1444 पिलर लगे हुए हैं, यानी 1444 खंबे लगे हुए हैं। तो रणकपुर जैन मंदिर या फिर 1444 खंभों वाला जैन मंदिर की क्या लगी हुई है दोस्तों? इस प्रकार से दीवार पर एक प्रशस्ति लिखी गई है जिसे क्या कहा जाता है? रणकपुर प्रशस्ति कहा जाता है। दोस्तों इस प्रशस्ति के जो लेखक थे देपा या देपाक, इस प्रशस्ति के लेखक कौन थे? यानी एक तो था देपा या फिर कह सकते हैं देपाक, जो आदमी था वो इस प्रशस्ति का क्या था? लेखक था। इसमें दोस्तों भाषा लिखी गई थी संस्कृत भाषा लिखी गई थी, लिपि लिखी गई थी दोस्तों नागरी। कौन सी लिपि लिखी गई थी? नागरी लिपि का अवलोकन मिलता है। इस मंदिर का निर्माण यानी चौमुखा जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 1444 खंभों वाला मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एक सेठ था। कौन था? सेठ का नाम क्या था? दर्णक शाह। क्या नाम था? दर्णक शाह। ये महाराणा कुंभा का वित्त मंत्री था। किसका? कुंभा का वित्त मंत्री। किसका मंत्री था? महाराणा कुंभा का क्या था? वित्त मंत्री था। सेठ दर्णक शाह ने चौमुखा जैन मंदिर का निर्माण कहां पर करवाया था दोस्तों? कहेंगे सादड़ी पाली में। कहां करवाया था? सादड़ी पाली में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी मंदिर की दीवार से रणकपुर प्रशस्ति अपने को मिलती है। दोस्तों इस प्रशस्ति में हमें क्या जानकारी मिलती है? कहेंगे इस प्रशस्ति में काल भोज, वेरी इंपोर्टेंट बात, ऐसी कौन सी प्रशस्ति है जिसमें बप्पा रावल और काल भोज को दोनों को अलग अलग नाम से पुकारा गया है? ऐसी कौन सी प्रशस्ति है जिसमें बप्पा रावल और काल भोज दोनों को अलग अलग नामों से पुकारा गया? दोस्तों कहेंगे रणकपुर प्रशस्ति। कहा देखो मतलब बप्पा रावल जो पढ़ा था अपने दोस्तों, यानी एक तो काल भोज है और एक है बप्पा रावल, दोनों नाम एक ही है दोस्तों। और काल भोज का जो गुरु था उसका नाम था दोस्तों हारित ऋषि। क्या नाम था? हारित ऋषि। तो ध्यान रहे ये तो गुरु था, और गुरु बप्पा रावल जो है ये गुरुजी ने इसको क्या दी थी दोस्तों? उपाधि दी थी बप्पा रावल की। और काल भोज इसके पास में गया था, यानी इसका क्या है? मूल नाम। तो ध्यान रहे काल भोज का मूल नाम क्या है? हारित ऋषि। सॉरी, काल भोज का मूल नाम क्या है? काल भोज। और हारित ऋषि का था गुरु ने इसको कौन सी उपाधि से सम्मानित किया? बप्पा रावल की उपाधि से। अब दोनों नाम अलग अलग नाम के आदमी तो नहीं है ना, यानी एक ही आदमी है। ऐसी कौन सी प्रशस्ति है? रणकपुर प्रशस्ति, जिसमें काल भोज और बप्पा रावल दोनों को क्या माना है? अलग अलग माना है। क्या माना है? अलग अलग माना है दोस्तों। तो अलग अलग मानने वाली प्रशस्ति रणकपुर प्रशस्ति है दोस्तों। इसमें एक बात और ध्यान में रहे, इसमें राजा गुहिल को काल भोज का पुत्र बताया है। यानी जो राजा था गुहिल, जो गुहिल वंश का संस्थापक था, और इस गुहिल को किसका पुत्र बताया है? काल भोज का पुत्र बताया है। यानी राजा गुहिल को काल भोज का पुत्र कौन सी प्रशस्ति में? रणकपुर प्रशस्ति में। एक प्रशस्ति इससे पहले पढ़ के आए हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, लेकिन दोस्तों ये बात सफाई क्या है? गलत है। लेकिन ये बात यदि क्वेश्चन मिल जाए, ऐसी कौन सी प्रशस्ति है जिसमें राजा गुहिल को काल भोज का पुत्र बताया गया है? तो रणकपुर नाम मिलता है तो रणकपुर, कुंभलगढ़ नाम मिलता है तो कुंभलगढ़, दोनों में से एक मिलेगा। एक दोस्तों बात ध्यान में रहे, इसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया नाणक। इसमें एक नाणक शब्द का प्रयोग किया गया है, और किसके लिए किया गया? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया नाणक शब्द का। यानी कौन सी प्रशस्ति में नाणक शब्द का प्रयोग मुद्रा के लिए किया गया? रणकपुर प्रशस्ति में। या रणकपुर प्रशस्ति में नाणक शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है? तो दोस्तों कहेंगे मुद्रा के लिए प्रयोग किया गया है। इसी प्रशस्ति में ऐसी कौन सी प्रशस्ति है जिसमें
अपने लोक देवता अपन कह सकते हैं मारवाड़ के पंचपीरों में पीर जो शामिल है गोगा जी को लोकप्रिय माना है। यानी इसी प्रशस्ति में गोगा जी जो है अपने गोगा जी को क्या माना है दोस्तों, लोकप्रिय माना है। ऐसी कौन सी प्रशस्ति है जिसमें पंचपीरों में शामिल गोगा जी को क्या माना है, लोकप्रिय माना है, तो कहेंगे रणकपुर प्रशस्ति में गोगा जी को क्या माना है, लोकप्रिय माना है। दोस्तों इसी प्रशस्ति में अपन कह सकते हैं महाराणा कुंभा की विजयों की भी जानकारी इस प्रशस्ति के अंदर मिलती है और इसमें बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है। एक बात दोस्तों ध्यान रहे, जो बूंदी है ऐसी कौन सी प्रशस्ति है जिसमें बूंदी का नाम वृंदावती क्या मिलता है, वृंदावती। ऐसी कौन सी प्रशस्ति है जिसमें बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है, रणकपुर प्रशस्ति है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, यानी पूछ लिया जाए कि बूंदी का नाम वृंदावती किस प्रशस्ति या किस शिलालेख में मिलता है, तो कहेंगे रणकपुर प्रशस्ति में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है। ये बात दोस्तों ध्यान रहे। रण प्लस पुर यानी रण पहाड़ी पुर पहाड़ी दोनों के बीच में बसे होने का इसका पूरा नाम क्या पड़ा था, यानी इस प्रकार से पहाड़ी है, एक तो रण पहाड़ी और एक कहते हैं पुर पहाड़ी, और ये दोनों बीच में बसे होने का इसका पूरा नाम क्या होगा, रणकपुर पहाड़ी। रणकपुर क्षेत्र या रणकपुर की पहाड़ी अपन कह सकते हैं, या रणकपुर नाम इसका पड़ गया था। दोस्तों एक अपन नोट लगा के बात भी याद रख सकते हैं कि किसानों से जो वसूली की जाने वाली लाग बाग जो होती है, किसानों से जो वसूली की जाने वाली जो लाग बाग किससे प्राप्त होती है, लाग बाग किससे प्राप्त होती है, तो चोकली ताम्र लेख 1483 से प्राप्त होती है। जो ताम्र लेख में पढ़ते हैं किसानों से वसूली की जाने वाली लाग बाग किस से प्राप्त होती है, चोकली ताम्र लेख 1483। ये मैं आपको नोट लगा के लिखवा दूंगा। तो आइए मेरे साथ में अब इसको लिखते कैसे हैं उसकी अपन जानकारी लेते हैं। देखेंगे दोस्तों इसके दो पार्टीशन अपन कर लेते हैं। रणकपुर प्रशस्ति ये लोसा। सबसे पहले बात, यह प्रशस्ति चौमुखा जैन मंदिर की दीवार सादड़ी पाली से प्राप्त की गई। यह प्रशस्ति चौमुखा जैन मंदिर या 1444 खंभों वाला मंदिर की दीवार, यानी यह प्रशस्ति चौमुखा जैन मंदिर से या चौमुखा जैन मंदिर की दीवार से सादड़ी पाली से प्राप्त की गई। दीवार से सादड़ी पाली से प्राप्त की गई। नोट कीजिएगा दोस्तों साथ साथ में। नेक्स्ट लिखेंगे दोस्तों इस प्रशस्ति के लेखक, भाषा और लिपि। पहले लिखेंगे मंदिर निर्माण सेठ धरणक साह ने कराया, जो महाराणा कुंभा के वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट बात लिखेंगे दोस्तों इसकी भाषा लिखेंगे दोस्तों संस्कृत, और लिपि लिखेंगे दोस्तों नागरी। भाषा लिखेंगे संस्कृत, लिपि लिखेंगे क्या, नागरी लिखेंगे। और नेक्स्ट लिखेंगे दोस्तों लेखक, देपा या लिखेंगे दोस्तों देपाक। अब दोस्तों इसके बारे में इसकी जानकारियों में आएंगे। लिखेंगे इसमें जानकारी में क्या लिखेंगे, इसमें काल भोज व बप्पा रावल दोनों को अलग अलग नाम का आदमी बताया है। इसमें काल भोज व बप्पा रावल दोनों को अलग अलग नाम का आदमी बताया है।
वेरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों। नेक्स्ट बात दोस्तों ध्यान रहे आपको, इसमें राजा गोहिल को काल भोज का पुत्र बताया है। इसमें राजा गोहिल को काल भोज का पुत्र बताया है, लेकिन यह बात दोस्तों गलत है। इससे पहले एक प्रशस्ति और भी पढ़ चुके हैं, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में भी राजा गोहिल को काल भोज का क्या बताया था, पुत्र बताया था। नेक्स्ट बात दोस्तों, अगली बात अपने को ध्यान में रहे, इसमें नाणक शब्द का प्रयोग मुद्रा के लिए किया गया है। इसमें नाणक शब्द का प्रयोग मुद्रा के लिए किया गया है। नेक्स्ट बात, इसमें बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है। कौन सी प्रशस्ति में, रणकपुर प्रशस्ति में। इसमें गोगा पीर को लोकप्रिय बताया है। कौन सी प्रशस्ति में, रणकपुर प्रशस्ति में गोगा पीर को क्या बताया है, लोकप्रिय बताया गया है। दोस्तों इसमें अपने को ध्यान रहे कि इसमें महाराणा कुंभा की विजय व उपाधियों का उल्लेख भी है। इसमें महाराणा कुंभा की विजय व उपाधियों की जानकारी मिलती है। महाराणा कुंभा की विजय व उपाधियों की क्या मिलती है दोस्तों, जानकारी मिलती है। यहां तक की बात तो इसकी क्या होती है दोस्तों, कंप्लीट होती है। एक बात जो मैंने बताई थी, ये नोट लगा के लिखेंगे, ताम्र पत्रों में बात है, देखेंगे किसानों से वसूली की जाने वाली लाग बाग चोकली ताम्रलेख 1483 से प्राप्त होती है। किसानों से वसूली जाने वाली लाग बाग चोकली लाग बाग की जानकारी चोकली ताम्रलेख 1483 से मिलती है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, तब मैंने नोट किया है कि किसानों से वसूली की जाने वाली लाग बाग की जानकारी चोकली ताम्रलेख 1483 से मिलती है। ये बात भी आप साथ साथ में नोट कर लीजिएगा। आइए दोस्तों अब अपन समझते हैं। अपन पढ़ रहे हैं रणकपुर प्रशस्ति जो है 1439 की। कौन सी है, 1439 की। यह प्रशस्ति चौमुखा जैन मंदिर या 1444 खंभों वाला जैन मंदिर की दीवार से प्राप्त की गई है, जो सादड़ी पाली में है। इस मंदिर का निर्माण सेठ दर्णक शाह ने करवाया था, जो महाराणा कुंभा का वित्त मंत्री था। इससे भाषा मिलती है संस्कृत, लिपि मिलती है नागरी, और लेखक मिलता है देपा या देपाल। इस प्रशस्ति की वेरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें काल भोज बप्पा राव दोनों को क्या बताया है, अलग अलग नाम का आदमी बताया। इसमें राजा गोहिल को काल भोज का पुत्र बताया, लेकिन ये बात एकदम ही गलत है। ये पहले से बात अपन पढ़ चुके हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। इसमें नाणक जो शब्द है, नाणक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, मुद्रा के लिए किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें बूंदी का नाम, इस प्रशस्ति में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें गोगा पीर को क्या माना है, लोकप्रिय माना है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें किसकी विजय, कुंभा की विजय के बारे में जानकारी मिलती है। और किसानों से वसूली की जाने वाली लाग बाग की जानकारी चोकली ताम्रलेख 1483 से प्राप्त होती है। दोस्तों मैं सुरेंद्र प्रजापत, दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं दोस्तों।